वंदे मातरम। मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा सिर्फ ये था कि मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पर नोएडा स्थित ट्विन टावर मात्र 9 सेकंड में भरभरा करके गिर गया। अभी की बाजार मूल्य उसकी करीब करीब 900 करोड़ रुपए थी। 900 करोड़ को 9 सेकंड में धराशायी होने पर हम इतराएं या इस बात पर घबराए कि अभी भी वो भ्रष्टाचार का दानव उसी मजबूती से खड़ा है जिसने इसको खड़ा किया था। मैं कह रहा हूं, नेता, अफसर और ठेकेदार का अनैतिक, अपवित्र और पापी गठजोड़। क्या वो धराशायी हुआ? अगर नहीं तो क्या पता कल और कोई इमारत इससे भी बड़ी बुलंद और ऊंची खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वजहों पर तो प्रहार नहीं किया गया, कारणों में तो बारूद नहीं लगाया गया और उन नेताओं के उस भ्रष्टाचार रूपी माया जाल में तो कोई विस्फोट नहीं की गई, ना ही करने दिया गया, ना ही करने का प्रयास किया गया। मित्रों, समाचार चैनलों पर 9 सेकंड के इस भरभराहट के लिए पिछले 9 दिन से नॉन स्टॉप खबरें चलाई जा रही हैं। मुझे तरस आती है समाचार चैनलों के बिहेवियर पर, उनके दिखाए हुए कंटेंट पर और उनके प्रस्तुतिकरण पर। समाचार चैनलों को इस बात की जानकारी देने की कोई गुजारिश, कोई जरूरी नहीं हुई कि यह इमारत कैसे खड़ा हुआ, कौन कौन लोग जिम्मेवार है इस इमारत को इस स्थिति तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो हमारे समाचार चैनल वाले विश्व कप मैच में अगर कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो उसका दूध देने वाले दूधिया के भैंस के चारा सप्लाई तक का भी फोटो दिखाते हैं कि देखिए एक्सक्लूसिव आपके चैनल पर पहली बार वीरेंद्र सहवाग के सप्लाई करने वाले दूध की भैंस की तस्वीर, और इसी के यहाँ से भूसा जाता है। आदरणीय प्रेमनाथ देवी जी को सादर प्रणाम। जो समाचार चैनल दूध सप्लाई करने वाले भैंस के भूस सप्लाई करने वाले भूसिया तक की लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाता है, उसमें से किसी ने बताया कि ये टावर बनाने की पहली जिम्मेवारी किसकी थी? कौन से मुख्यमंत्री जिनके शासनकाल में इसका शुभारंभ हुआ? कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इस अनैतिक कार्य को करने का जिम्मेवार छूट दिया? वैसे तो आप अपने घर में कोई निर्माण कार्य कराएं तो आपको बाद में पता चलेगा, पुलिस को पहले पता चलेगी। पुलिस दरवाजा ठोकेगी, भाई साहब सुनिए, आप एक माला ऊपर उठा रहे हैं। बोले जी अभी तो हमको पता ही नहीं चला। हमें पता चल गया, उठाने से पहले मिलिएगा जरूर, नहीं तो तुड़वा देंगे। हमारा 20 गज, 25 गज, 50 गज के घर में पुलिस को पहले पता चलती है और ये 32-40 मंजिल मकान बन गया और किसी को पता नहीं चला। तब जबकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वहां से आधे किलोमीटर पर है, उसके जद में ही है, मतलब उसके छत पर से थूका जाए तो अथॉरिटी पर गिरेगा। और इस बात की भनक अथॉरिटी वाले को नहीं लगी। लखनऊ से मुख्यमंत्री दिल्ली आते होंगे तो हवाई जहाज से ये मीनार सबसे पहले दिखता है, उनको इस बात का ध्यान नहीं आया या मुख्यमंत्री को पता ही नहीं चला। आज इन्हीं सब विषयों पर कुछ देर बात करूंगा। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि वो भ्रष्टाचार का मीनार ध्वस्त हो गया। मुझे खुशी तब होती जब भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार ध्वस्त होता, नेता, अफसर और ठेकेदारों का उस अनैतिक गठजोड़ पे बारूद लगता और उसमें विस्फोट किया जाता, मुझे तब खुशी होती। लेकिन मित्रों, मेरा तो कहना ही है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं खबरों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो आम समाचार चैनलों पर ना तो दिखाई जाती है ना दिखाने दी जाती है। तो मेरा तो फर्ज है ना आपको अपडेट करना कि इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, इसकी परिणति क्या है और यहाँ तक पहुँचने के जिम्मेदार कौन है। तो शुरू करते हैं ट्विन टावर चालीसा। मित्रों, सबसे पहली बार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को जमीन ऐलान करने का दबाव बनाया श्री मुलायम सिंह यादव ने। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव किसान नेता और जमीनी नेता के रूप में मशहूर थे। जब यह जमीन अलॉट हुआ उस वक्त अमर सिंह जैसा जमीन का देने दिलवाने वाला, काम करने वाला, उद्योगपतियों से साठगांठ करने वाला आदमी मुलायम सिंह के संपर्क में नहीं आया था। यह ध्यान देने वाली बात है।
नहीं तो आमतौर पर कहा जाता है कि मुलायम सिंह को बिगाड़ने वाले अमर सिंह ही हैं, लेकिन यह यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस वक्त नोएडा की जमीनों का अलॉटमेंट किया गया और जिस वक्त यह अवैध निर्माण की नींव पड़ी, सोच डेवलप हुआ, उस वक्त मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन अमर सिंह उनके साथ नहीं थे। मुलायम सिंह के शासनकाल में उस एरिया का अलॉटमेंट कपूर मतलब सुपरटेक को अलॉट किया गया। इस जगह पर पार्क और ग्रीनरी का नक्शा पास हुआ और लोगों से बिल्डिंग बनाने का पैसा वसूला जाने लगा। चूंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। माननीय मुलायम सिंह से कपूर बंधु मिले और जाकर के कहे कि देखिए आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आगे आपको शासन करना है, लोग तो या इस देश में बेवकूफ बनने के लिए बनाए गए हैं, आपने क्या करना है, आप यादव को ठाकुर से लड़वा दीजिए, हिंदू को मुसलमान से लड़वा दीजिए, राम मंदिर में गोली चलवा दीजिए, लोग इसी पर विवाद करेंगे। कहाँ किसी को पता है कि नोएडा में जमीन बेच दी गई। मुलायम सिंह ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, जल्दी से जल्दी करो, मेरी झोली भरनी चाहिए। और मुलायम सिंह को बिना चंदा दिए हुए सुपरटेक की ये हैसियत औकात है कि वो इतनी बड़ी भ्रष्टाचार कर ले, मैं नहीं मानूंगा, आप भी नहीं मानोगे, मुझे भरोसा है। उस वक्त उस पार्किंग इलाके को जो पार्क के रूप में डेवलप होना था, वहां पर 10 मंजिला बिल्डिंग का छूट दी गई। जब देखा गया कि 10 बिल्डिंग के लिए कोई आदमी किसी तरह की कोई छटपटाहट या किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन ऐतराज नहीं आ रहा है और जो आ रहा है उसको हमारे अफसर बेशर्मी से ठुकरा दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनका मनोबल बढ़ा। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर शुरू में 10 मंजिल ही इमारत बननी थी तो 40 मंजिल का नींव नहीं बनता। हमने भी एक छोटा सा मकान दिल्ली में अपने होती बनाया हुआ है। हमारे होशो आवास में मैंने अपने गांव में एक नया भवन का निर्माण किया हुआ है। मतलब जो पुराना मकान मेरे दादा परदादा का है वो तो अनवरत खड़ा है, वो तो बहुत बुलंद है, मुझे लग रहा है कि नए वाले से ज्यादा मजबूत है। लेकिन हम लोगों ने एक नया मकान बनाया, उसकी भूमि पूजन भी मेरे ही शुभ हाथों हुई। मेरे बलिया स्थित शहर में जब घर बनाया गया तो उसकी भूमि पूजन का सौभाग्य भी मुझे ही मिला है। और दिल्ली में 2 मकानों का भूमि पूजन मैंने ही किया हुआ है और मकानों को बनाया हुआ है। इसलिए 4-5 मकानों की भूमि पूजन करके मकान निर्माण तक का अनुभव मैं बता रहा हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ वो 3 मंजिला है और जो मेरा दिल्ली का दूसरा मकान है वो 4 मंजिला है। 4 मंजिल बनाने के टाइम में ही मैंने भवन निर्माण करने वालों से बताया था कि भाई जमीन अब नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भूगोल बढ़ाया नहीं जा सकता, भूमि जितनी पृथ्वी है उतनी ही रहेगी, जनसंख्या बढ़ रहा है। मेरे पिताजी 2 भाई थे, हम 4 भाई हुए और 4 भाई के 4-4 बच्चे हुए, इस तरह से जनसंख्या बढ़ेगी तो भवन का बुनियाद इतना हो कि 5 मंजिल 6 मंजिल भी बन सके। मेरे मिस्त्री ने कहा कि यहाँ 2-2.5 मंजिल से ज्यादा कोई नहीं बनाता जी, तो आप एक काम करिए 4-4 सरिया का गाटर दे दीजिए। मैंने बोला नहीं, अगर 6-6 या 8-8 सरिया का हो तो बनाओ, क्या इस पर 6 मंजिल बन सकती है? तो बोला कि अगर 6 सरिया और 8 सरिया कर देंगे तो अब 8 मंजिल बनेगी। तो हमने बुनियाद 8-8 सरिया का दिया था, प्रत्येक 10-10 फीट पर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये पता हो कि जिस वक्त ये भ्रष्टाचारी इमारत खड़ी हो रही होगी उस वक्त ही उनके मन में इसको 40 मंजिल बनाने का ख्याल आया होगा। क्यों? क्योंकि बुनियाद को तोड़ करके तो कभी बना नहीं है। पहले 10 मंजिल पास हुआ, फिर 20 मंजिल पास हुआ, फिर 30 मंजिल पास हुआ, फिर 35 मंजिल पास हुआ, फिर 42 मंजिल पास हुआ, जो अभी 30-32 मंजिल तक ये भवन बन गया था। इसको 40 मंजिल तक बनना था, हो सकता है 400 मंजिल तक भी जाता। तो ये कहना बिल्कुल बेईमानी है कि ये समय समय पर बढ़ता गया, नहीं। ये जिस दिन भवन बना उसी दिन इसको 40, 50, 60 जितना सुपरटेक वालों की मंशा हुई होगी, जितना भ्रष्टाचार का चढ़ावा उसने दिया होगा, उतनी मंजिल इमारत का बुनियाद बना दिया। क्योंकि यह मेरे घर से कुछ ही किलोमीटर पर है और आता जाता मैं इसको बुनियाद से जमींदोज होते हुए तक देख रहा हूं। क्योंकि जब से बन रहा है मैं तब से पहले से दिल्ली के इसी क्षेत्र में रह रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा भरोसे से इस बात का प्रमाणिकता से कह सकता हूं। तो जब ये लोग कह रहे हैं कि पहले 10 मंजिल आओ फिर 20 मंजिल आओ, वो बेबुनियाद और गलत बोल रहे हैं। क्योंकि भवन निर्माण का अनुभव मेरा निजी है, मैंने स्वयं घर बनाया हुआ है कि अगर आप 8 मंजिल मकान बनाएंगे तो आपको 8 मंजिल बुनियाद ही
बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 8 मंजिल का बुनियाद नहीं बनाएंगे तो आपका मकान गिर जाएगा। मतलब सुपर टेक वालों की तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव से 40 मंजिल तक का भ्रष्टाचार करने का, या हो सकता है उससे भी ऊपर तक के भ्रष्टाचार करने की छूट मिल गई होगी। उन्होंने कहा होगा कि धीरे धीरे बनाओ ताकि लोग अचानक परेशान न हो और कोहराम न मचने लगे। तो यह बात जान लेना चाहिए कि इसका शुभारंभ जो हुआ, भ्रष्टाचार की बुनियाद पड़ी, वो मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में पड़ा। 10वीं मंजिल से 20वीं मंजिल का जब अप्रूवल मिला तब मुलायम सिंह ही थे। 25वीं मंजिल तक अप्रूवल मिला तब मुलायम सिंह यादव ही थे। मुलायम सिंह के जाने के बाद मायावती का शासन आया और मायावती ने भी इसमें कोई रोक नहीं लगा, उन्होंने अगला एक्सटेंशन दे दिया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन तो अप्रूवल तो मुलायम सिंह के जमाने में ही मिल गई होगी। मायावती का आने के बाद सुपरटेक वालों ने कहा होगा कि भाई आपका चढ़ावा भी आपके पास मिल जाएगा, आप इस पर कोई अड़ंगा न लगाए। और मायावती कैसे लगाती, जबकि मायावती का वो भाई जो नोएडा विकास प्राधिकरण में एक 4th क्लास का कर्मचारी था, आज उसके पास कितनी बिल्डिंगें और कितनी प्लाट है एक बार में उसको खुद भी याद नहीं है, तो मुझे कैसे याद है। तो भ्रष्टाचारी मायावती का भाई भ्रष्टाचारतम में आकंड डूबा हुआ, वो कैसे मना कर सकते थे। उन्होंने भी इसको कुछ नहीं किया। अंत में जब हर दरवाजे पर जा करके रेजिडेंस वेलफेयर वाले लोग थक गए तो वो कोर्ट में जाने से पहले अखिलेश यादव के यहाँ गए, क्योंकि तब अखिलेश यादव की सरकार बन गई थी। अखिलेश यादव को अधिकारियों ने बताया कि बहुत हाउ फाउ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी के जमाने का मामला है और ये सारा चढ़ावा बाप जी को मिल गया है। अगर इस पर कोई अड़ंगा लगाते हो तो माननीय मुलायम सिंह का मानमर्दन होगा और सुपर टेक वाला हो सकता है दिया हुआ पैसा वापस ले ले। तो कहां से दोगे, ऑस्ट्रेलिया से डिग्री खरीदने में सब खर्च हो चुकी है, सोच लो। अखिलेश यादव भी उस पर कुछ नहीं बोले और तब जा करके भारत में न्यायपालिका की अभी भी शाख बचा हुआ है। उसका सबूत आज सुपर टेक की सुपर सोच को ध्वस्त करके सुप्रीम कोर्ट तक जा करके मामले में साबित हो गया है। फिर 10 साल तक लगातार लड़ाई लड़ने के बाद, सरकार से लड़ने के बाद, सरकार के समर्थक उद्योगपति से लड़ने के बाद रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन को सफलता मिली और आज 900 करोड़ को 9 सेकंड में जमींदोज होते हुए हम सब ने देखा। और सबसे मजे की बात है कि जो लोग उसको देख रहे थे वो सब के सब ताली बजा रहे थे और भारत माता की जय बोल रहे थे। एक बात यहाँ जानने वाली है कि अभी भी ये बिल्डिंग नहीं गिर पाती अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन नहीं होता, क्योंकि फिर भी इफ बट लगा करके सरकारी कर्मचारी बेईमानी में आकंठ डूबे, हमारा प्रशासन के लोग इसको बचा ले जाते। लेकिन भला हो उत्तर प्रदेश के नागरिकों का, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जी में भरोसा किया, पहला टेन्योर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक जाने में योगी आदित्यनाथ ने किसी तरह के अड़ंगा नहीं लगाया, अपने प्रशासन को छूट दिया कि भाई इसमें किसी तरह की मिसबिहेव या कोई ऐसी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेईमानी का क्या सजा है तुमको पता ही है। फिर सर्वोच्च न्यायालय तक गया और आज योगी आदित्यनाथ के प्रशासन ने उसको जमींदोज होते हुए देखा, इतराया और लोगों का ईगो सेटिस्फाई हुआ। मित्रों, आज 4-5 जगह मैं भी था इस विषय पर, क्योंकि मैं भी छोटे मोटे चैनलों पर बोलता हूं। कैसे भ्रष्टाचार को रिवॉल्यूशनाइज करने की साजिश इस देश में रची जाती है, उस बात का कुछ बातें आपको बताता हूं। मैं एक चैनल पर था, उसमें 4 IAS अफसर थे, 2 बड़े बड़े इंजीनियर थे जिन्होंने सुपर टेक के जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम किया हुआ है। एक इंजीनियर साहब NBCC के चीफ इंजीनियर से रिटायर थे, मतलब भवन निर्माण से संबंधित लोग थे, प्रशासन से संबंधित लोग थे। उन सब में सबसे छोटी हैसियत और निम्न औकात वाला आदमी मैं ही था। मैं तो बल्कि अपने चैनल वालों को बोला कि भाई साहब ये इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मेरा मजाक क्यों उड़वाते हो। तो चैनल वाला को, भाई साहब मुझे मालूम है कि इन सबके ऊपर आप ही भारी पड़ोगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं आपका आइडियो डाउन नहीं करूंगा, कितना वो लोग चिल्लाते रहे, आप बोलने में मत दिक्कत देना। खैर, स्टूडियो की छूट मिलने के बाद मामला का शुभारंभ हुआ। अब देखिए कैसे मामले को घुमाया जाता है, लोगों के दिमाग से खेला जाता है। पहले अफसर, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं रहेगा, बहुत वरिष्ठतम अधिकारी है। पहले अधिकारी ने बोला, देखिए वेस्ट ऑफ मनी तो है ही, 900 करोड़ रुपया का था, ये पता चल गया था कि ये भ्रष्टाचार में जन्मा है, तो इसका इस्तेमाल गरीबों में बांट करके किया जा सकता था।
योगी मोदी जी को चाहिए था कि वो अनाउंस कर देते कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको गिराने का फरमान जारी कर दिया है, मैं सरकार हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने की मेरे पास क्षमता है, औकात है, मैं इसको पलट रहा हूं और पलट करके मैं देश के गरीबों में फ्री में बांट देता हूं। तो क्या होता कि 900,000 लोगों का आशियाना बस जाता उसमें, क्योंकि मेरे ख्याल से हजारों से ज्यादा फ्लैट है उसमें और सारे गरीब लोग एकोमोडेट हो जाते हैं। कितने लोग जो इस देश में धरती पर सड़क पर सोने को मजबूर हैं, कितना पुण्य मिलता है। मतलब देखिए कितनी बढ़िया के चाशनी में आपको भ्रष्टाचार को रेगुलराइज करने का बात कहा जा रहा है। फिर दूसरे ने कहा कि देखिए ये गिरा ये करदाताओं के पैसे का था, ये वसूला जाएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जाता, देखिए किस भाषा में कह रहे थे, पॉल्यूशन से दुनिया मारी जा रही है। दिल्ली से 10 किलोमीटर सराउंडिंग में मौत पसर जाएगा। वैसे कोरोना में सबका फेफड़ा खराब हो गया है। मतलब वो ऐसे बोले जैसे मुझे लगा कि स्टूडियो से भाग करके मैं अस्पताल जाऊं, ट्विन टावर गिरने से पहले मैं ही यहां पर ना गिर जाऊं। फिर वो इतने बड़े बड़े लोगों के बाद एंकर ने बोला कि हाँ मिस्टर परमार आप सामाजिक आदमी हैं, आपका क्या कहना है। मैं बोला देखिए एक तो मैं इन सारे महानुभाव से विनम्रता से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि सबकी आयु मुझसे बहुत बड़ी है, काम करने का तजुर्बा में तो कहीं कोई मेल मुलाकात ही नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। ये तो स्टूडियो है, इस वजह से मैं इनके बराबर के कुर्सी पर बैठ गया हूं, नहीं तो मेरी तो खड़ा होने की औकात नहीं है। बोला नहीं बात बोलिए, भूमिका नहीं है, आप चैनल पर 2 मिनट के लिए आए हैं। मैं बोला ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार पोषित लोग हैं, क्योंकि इसमें से सभी लोगों के सामने कई फाइलें गुजरी होगी जिसको इन लोगों ने हस्ताक्षर किया होगा, और इनमें से सभी लोगों के पास भ्रष्टाचार की फाइल आई होगी। क्या किसी ने किसी फाइल पे नोट किया है कि ये तो भ्रष्टाचार जैसा प्रतीत होता है, इसको मैं नहीं करूंगा। सारे लोग बिलबिलाने लगे। मैं बोला रुकिए, अभी तो पहला डोज है, अगला वाला देखिए। मैं बोला देखिए ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, मेरे हिसाब से ये इन्वेस्ट ऑफ मनी है। बोले इन्वेस्ट किस बात का, डिमोलिशन इन्वेस्ट कैसे होता। मैं बोला जी इन्वेस्ट है। यह जो ट्विन टावर ध्वस्त होगा तो उद्योगपतियों का मनोबल ध्वस्त होगा, अफसरों का मनोबल ध्वस्त होगा, बेईमान नेताओं का मनोबल ध्वस्त होगा। हर उद्योगपति ये सोचेगा कि भाई नेता तो आज कमीशन लेकर के चला जाएगा, वो अपना अप्रूवल दे देगा, अफसर घूस लेकर के चला जाएगा, काम को रेगुलाइज कर देगा, लेकिन देश का कोई तो ईमानदार नागरिक होगा जो न्यायपालिका में चला जाएगा और न्यायालय इसको विध्वस्त कर देगा। क्योंकि आज जो ट्विन टावर गिराया गया है वो हजारों करोड़ के संपत्ति को, जो मुलायम सिंह यादव को, मायावती को, अखिलेश यादव को और इन तमाम अफसरों को, क्लर्क से लेकर के कमिश्नर और कलेक्टर से लेकर के सेक्रेटरी तक को जो पैसा दी गई होगी, उनमें से कोई आदमी 1 रुपया वापस देगा सुपरटेक को, कौड़ी नहीं वापस देगा, ये बिल्कुल गारंटी है। बल्कि मैं कहूंगा कि इनकी हिम्मत है तो औकात नहीं है कि ये मांगने चले जाएं मुलायम सिंह से, जी आपको पैसा दिया था मेरे को दे दीजिए, मेरी बिल्डिंग तो गिरा दीजिए। तो जा करके उद्योगपति इस बात को डरेगा कि भाई इस देश में भ्रष्टाचार करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट इसको डोमेलिश कर देगा और हम डोमरलाइज हो जाएंगे। बोला जी इससे लाभ क्या होगा। मैं बोला कि लाभ ये होगा कि भ्रष्टाचार करने का पहले लोग 20 बार सोचेंगे। तो एक अफसर साहब बोले मिस्टर परमार आपको पता है हमारे देश में कितनी बिल्डिंगें अवैध है। मैं बोला सबसे पहले तो आप जहाँ बैठे हैं यही बिल्डिंग अवैध है, सबसे पहले तो जहाँ बैठे हैं ना यही बिल्डिंग अवैध है, क्योंकि ये ऑफिस के लिए बनी हुई थी, स्टूडियो बना हुआ है, सबसे पहले ये अवैध है। तो अवैध के लिए क्या करें, अवैध के लिए सारे अवैधों को अवैध के सर्टिफिकेट बांटते चले। तब चलने वाला बोला कि परमार जी वो बात नहीं कर रहे, कहा जा रहा है कि तो सारे देश को विध्वस्त कर देंगे तो चलेगा क्या। मैं बोला जी सबसे पहला तो यही है कि आज से ही सरकार जितने अवैध निर्माण है उस सब पर बुलडोजर चलवा देगी, तो उससे ये होगा कि भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चलेगा। और दूसरा काम सबसे पहले आज ही पूज्य योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वो जो 30-32 लोग 50 लोग इसमें दोषी पाए गए हैं उन सबको कानून सम्मत सजा दिया जाए और उसको लगातार टीवी पर दिखाया जाए। चैनल वाले बोला कि जी हम लोग तो कह रहे हैं। बोला आप कहाँ कह रहे हैं, आपके चैनल पे एक भी भ्रष्टाचारी का नाम आया,
आपके चैनल पर किसी सरकार को जिम्मेदार ठहराने का एक भी बाइट आया है तो आप आर्काइव से निकाल लीजिए, हमको बता दीजिए। मैं भी आपका चैनल देता हूं और करीब करीब सभी चैनल देता हूं। समाचार चैनल वाले लगातार 24 घंटा ये दिखा करके सरकार के भ्रष्टाचार को ढकने का काम कर रहे हैं, सरकार के लिए इंडोर्स करने का काम कर रहे हैं। और मैंने बोला कि सबसे मजे की बात है कि पूरी देश दुनिया में विपक्ष से लेकर के पक्ष तक ये प्रचारित कर रहा है कि आज की मीडिया मोदी के हाथों बिक गई है। मीडिया में वही चलता है जो मोदी कहता है, मीडिया में वही दिखाई जाती है जो मोदी के फायदे में होता है। मोदी के भ्रष्टाचार, करप्शन और मोदी के अपराध को मीडिया दिखाती नहीं, ढक के रखती है। अगर ये बात मान ली जाए तो ये जो ट्विन टावर आज ढहाया गया, इसमें तो मोदी और योगी का कहीं लेस मात्र भी कोई योगदान नहीं है, क्योंकि 2004 में जिस वक्त इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था उस वक्त नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी तो राजनीति में भी नहीं थे, दिल्ली में घुमा करते थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के आगे पीछे। मतलब किसी को दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं था कि इस आदमी से हाथ मिला लिया जाए, फोटो खिंचवा लिया जाए, ये कल को प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। मोदी तो कहीं थे ही नहीं, मुलायम सिंह थे, योगी आदित्यनाथ जी मठ में थे, योगी आदित्यनाथ भी मठ में पूजा करते थे क्योंकि उसको तो वैद्यनाथ जी महाराज हुआ करते थे, तो योगी जी भी नहीं थे कि उनका बात माना जाए। मतलब योगी मोदी का दूर दूर तक कहीं कोई योगदान नहीं था। मायावती के, मुलायम सिंह के बाद मायावती आई, मायावती ने भी जब इस भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं लगाया तो मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव आया। मतलब इस ट्विन टावर में ना तो मोदी का कहीं कोई योगदान है, उनका किसी तरह का कोई अनुशंसा है, ना ही उनके साथ अभी काम करने वाले अफसरों का कोई अनुशंसा है, ना ही योगी आदित्यनाथ के किसी अधिकारी अफसर और उनका अनुशंसा है। तो फिर ये ट्विन टावर बार बार क्यों नहीं बता रहा है कि ये मुलायम सिंह का अपराध है, ये मायावती का अपराध है, ये अखिलेश यादव का अपराध है, ये तत्कालीन अधिकारियों का अपराध है। मतलब जो हमारी मीडिया है वो योगी मोदी की खरीदी हुई नहीं है, देश के उद्योगपतियों की खरीदी हुई मीडिया है और उद्योगपतियों के पैसे से मीडिया चल रही है। अगर किसी उद्योगपति को मोदी के किसी करप्शन पर छुपाने ढकाने की जरूरत महसूस हो रही है तो वो अपने फायदे के लिए छुपा ढकवा रहा है, उसको योगी मोदी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर अपराध खुलेगा तो उद्योगपति का नुकसान होगा, मोदी योगी का नहीं होगा। मीडिया ने बोला कि परमार जी हमारे ही चैनल पर आप हमारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, मैं बात कर रहा हूं कि मैं बोला ये चिप दो, आप भी जब फील्ड पत्रकारिता करते होंगे या आपके यहाँ भी विपक्ष के कई लोग, मैं कई बार चैनलों में आपके साथ बैठा हूं जो विपक्ष के प्रवक्ता होते हैं, कहते हैं कि आप विकी हैं, भाजपा के विरुद्ध कैसे बोलेंगे, सुनने में मिला एक नहीं, बताइए। बोला जी भी तो आपको भी लोग कहते हैं, मैं हाँ मुझे भी कहते हैं। तो अगर आप मोदी कहा वो विकी हैं, अगर इफ लेस मात उनके कहे अनुसार से, तो इसमें तो मोदी का कोई योगदान नहीं था, फिर कहा नहीं आप मुलायम सिंह का नाम दिए, आपके चैनल पर मुलायम सिंह का नाम रखा गया है। फिर जाकर के बोला कि हमें कोई ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। खैर वो जो ब्रेक के बाद बात कही वो मैं आपसे नहीं करूंगा, लेकिन मित्रों अंत में कुछ बातें आपसे कह रहा हूं। सबसे पहले ट्विन टावर गिरने के बाद जो 2-3 बातें स्पष्ट हो गई, उसमें पहली बात ये कि मीडिया को मोदी ने नहीं खरीदा है और मीडिया मोदी का गुलाम नहीं है। मीडिया उद्योगपतियों की गुलाम है और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करती है। चाहे सरकार मोदी का हो या मनमोहन का हो, मीडिया उन्हीं की है। तो एक गलतफहमी हटा लीजिए कि मोदी ने मीडिया खरीद रखा है। आज ट्विन टावर के गिरने से क्लियर हो गया, क्योंकि ट्विन टावर में कहीं भी योगी और मोदी का कोई योगदान नहीं है। फिर मीडिया ने क्यों नहीं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती का चर्चा किया, जबकि ट्विन टावर में इन्हीं 3 लोगों का अपराध साबित होता है और इन्हीं के साथ काम करने वाले अफसरों का अपराध साबित होता है, तो क्यों नहीं ये कहा, पहली बात। दूसरी बात, ट्विन टावर गिरने से मैं आधे खुशी नहीं, लेस मात्र थोड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इमारत अभी भी गिरी नहीं है। भ्रष्टाचार का वो इमारत, अफसर नेता गठजोड़ अभी अनवरत खड़ा है, बुलंदी से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा है। तो जब तक इन अफसर नेता और ठेकेदारों के गठजोड़ पर बारूद नहीं लगेगा और उसका बटन नहीं दबा जाएगा, तब तक हम जैसा आदमी खुश नहीं होगा। आदरणीय प्रेम द्विवेदी जी की बात को मैं पढ़ूं, क्योंकि आपका मार्गदर्शन मेरे लिए अमृत वचन है और ज्ञानवर्धक साबित होगा। आपने लिखा है कि ट्विन टावर का
जमींदोज होना भ्रष्टाचार पर ऐतिहासिक प्रहार है जो सबसे भ्रष्टाचारी तबके की जड़ें हिला देगा। महान निर्णय का एक कार्यान्वयन। जय तुम्हार आदर प्रियंका दीदी जी, मैं भी यही कहा। लोगों ने कहा कि भाई रेगुलाइज कर देना चाहिए, मतलब आप भ्रष्टाचार को रेगुलाइज कर दो तो 2 साल 4 साल 5 साल बाद कहाँ किसी को पता चलता कि ये भ्रष्टाचार से बना हुआ था और सरकार ने इसको कब्जा कर लिया। उसका जमींदोज होना ठेकेदारों के मनोबल को हिलाएगा तो जरूर, बेईमानों के मनोबल में कंपन तो जरूर उत्पन्न करेगा और हर आदमी ट्विन टावर को दिमाग में रखेगा एक बार भ्रष्टाचार करने से पहले कि अगर मैं रिश्वत दे करके कोई काम कराऊंगा तो कल ये जरूर होगा। एक उदाहरण देता हूं, चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं, मैनेजर था एक कंपनी में, तो एक बिल्डिंग मेरी बन रही थी कंपनी की, तो कंसल्ट डिपार्टमेंट के अफसर आए और उन्होंने बोला कि मैगजाइन फ्लोर नहीं ढाला जा सकता। मैं बोला हमने नहीं ढाला है। बोला आप इसको ढाल सकते हैं अगर आप ढालना चाहें तो। मैं बोला उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कुछ सरकारी तरीके बताए। तो हमने बोला जी ठीक है, आपकी नौकरी कितने दिन है, इसका मतलब इसके बाद आप जाएंगे तो दूसरा आएगा, दूसरे को भी पता है कि मैगजाइन फ्लोर ढाला नहीं जा सकता तो वो भी चर्चा करेगा, मतलब 20 साल 50 साल 100 साल हर बार आएगा और हर बार फीस देना पड़ेगा। 30-50 साल बाद भी मैं 2 नंबर पर ही रहूंगा, मतलब मैं अपराधी ही खड़ा रहूंगा और ये बिल्डिंग जितने रुपए की बननी है उससे ज्यादा रिश्वत में जा चुका होगा। बोला भाई साहब इतना दूर की सोचेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मैं करूंगा। इसका शुल्क क्या है, फाइन क्या है? मैं फाइन देने को तैयार हूं और फाइन देकर के रेगुलाइज करूंगा। अफसर कहा के रूप में मालिक से डायरेक्ट मिलने का बात करते हैं। वो हमारे एक विरोधी था, चूंकि मैनेजर लेवल पर आप काम करेंगे तो आपके विरोधी भी कुछ हुए। उसने भापा कि भाई कौन विरोधी है, उसने मालिक से बाहर मिलने का प्रयास किया। मालिक उसको मिले, उन्होंने बोला कि देखिए आपका प्रमाण लगता है अपने कमीशन के चक्कर में आपका बिल्डिंग बनने नहीं दे रहा है। आपको पता है मैं 20,000 रुपए में आपका काम कर दूंगा और 2.5-3 लाख रुपया प्रमाण खर्चा करवाना चाहता है। बोला ऐसा क्यों करता है? बोला जब आप पंचायत में जाइएगा तो ये गैर कानूनी हो गया, अपनी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी या फिर इस पर जुर्माना लगेगा। 90% तो चांस है कि गिरा दी जाएगी, 10% जुर्माने के चांसेस है। तो सोच लीजिएगा जो काम 20,000 में हो रहा है उसको आप 2-2.5 लाख तक या फिर जमींदोज तक क्यों जाते हैं? बोला ये ठीक है, हम आपसे कल मिलेंगे। वो सीधे मेरे केबिन में आए। बोला परमार जी। बोला हाँ सर, ये बात हुई। मैं बोला तुम मिलने क्यों गए? बोले यार मिल लेने से कुछ सच्चाई का पता चला, आप भड़कते क्यों हैं? अब हमको बताइए क्या करना होगा। मैं बोला या तो जमींदोज कराइए, 2.5 लाख रुपया फाइन दीजिए, क्योंकि आप 20,000 देंगे, अगले साल इसका ट्रांसफर होगा, दूसरा आएगा, दूसरा 20,000 ले जाएगा, मतलब हर साल 1.5 साल में 20-30,000 लेके जाएगा। 2-4-10-5 साल में आपका 2.5 लाख रुपया रिश्वत में जा चुका होगा और 20 साल बाद भी आप फर्जी में ही रहेंगे, आप अवैध में ही रहेंगे। बोला परमार जी हाँ, लड़ाई लड़ो, जमींदोज होगा तो देखेंगे। और मैं लड़ाई लड़ा और 80 या 90 हजार रुपया फाइन लगा और फाइन लगा करके मेरे पास पेपर आया कि छूट हो। तो आप अगर कानून के सहारे जाएंगे तो कानून आपकी मदद करेगी, अगर आप कानून के विरुद्ध जाएंगे तो आपको कोई मदद नहीं करेगा। ट्विन टावर का गिरना इसी बात का प्रमाण है। खैर आप सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़िए, ट्विन टावर को हिम्मत दे करके, ट्विन टावर के गिराने वालों को मनोबल दे करके, क्योंकि अगर आप सच्चाई से लड़ेंगे तो भगवान भी आपका साथ देगा, क्योंकि हिम्मत मदा तो मदद खुदा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। भ्रष्टाचार का नाश हो, व्यभिचार का खात्मा हो और अपराधियों का हश्र ट्विन टावर की तरफ से ध्वस्त हो। जय हिंद, धन्यवाद।